हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो एमकॉम में आपका पेपर हुआ था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सेकेंड ईयर में प्राइवेट में, है ना। मल्टीपल चॉइस आपका ये क्वेश्चन हुआ था। तो इसमें आपका जो ये बुकलेट सीरीज़ है वो एस है मेरे पास में। तो अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर एमकॉम के भी जो है पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा। देखिए बीकॉम के तो मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं, रिव्यू भी मैंने काफ़ी दिन पहले दे दिए थे। और ई कॉमर्स बीकॉम थर्ड ईयर का और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग भी मैंने सॉल्व जो है वो कल दोबारा करवा दिए थे। तो इस वीडियो में मैं, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो कंपलसरी पेपर है, एमकॉम में लगभग 7,500 बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने मेरठ में एमकॉम का भरा था इसमें, तो कंपलसरी पेपर है। तो यही बुकलेट जो है वो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे पास बुकलेट सीरीज़ एस है, तो फटाफट जिन बच्चों के पास में बुकलेट सीरीज़ एस है तो वो अपना मेरी ही बुकलेट से अपना डिस्कस करते जाएंगे, अपना चेक करते जाएंगे आंसर, उनको पता लग जाएगा कि कितने जो है उनके आंसर ठीक है। और बच्चों ये जो मैंने आपको ये दिए हैं आंसर, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही दिए हैं। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसमें आप ये कमेंट ना दें कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए था और आपने ये बताया है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की मेरे पास में है, आ चुकी है, 1-2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो चलिए बुकलेट सीरीज़ एस है, तो इसमें मैं जो है डिक्टेट हिंदी में करूँगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में जो है मैंने आंसर जो है वो टिक लगा दिए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर देख सकते हैं और मैं डिक्टेट हिंदी में करूँगा, ठीक है ना। तो दोनों में मैंने आंसर लगा दिए हैं। चलिए, मूल्य विभेद के लिए कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी, फैशन की वस्तु। उत्पाद विभेदन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन सी, एकाधिकारी प्रतियोगिता की। थर्ड है, उत्पाद विभेद गैर मूल्य प्रतियोगिता का एक रूप है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गैर मूल्य प्रतियोगिता अधिक प्रचलित होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया किसने? ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। वस्तु विभेद का विचार किस बाजार से संबंधित है? ऑप्शन सी, एकाधिकारी प्रतियोगिता से। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकारी दशाओं से मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर डी, द्वैधिकार, जियोपॉली। सीमेंट उद्योग उदाहरण है, किसका है? ऑप्शन नंबर डी, अल्पाधिकार का। अल्पाधिकार किस बाजार की एक किस्म है? ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण प्रतियोगिता की। व्यापार चक्र से शब्द से तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए, समय के साथ कुल आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है, विस्तार चरण सभी लेकिन निम्नलिखित विशेषताओं में से एक, तो ऑप्शन सी, उद्योग की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। डैश व्यवसाय चक्र के शीर्ष या उच्चतम बिंदु को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, चोटी, यानी कि बिल्कुल पीक पर। ठीक है। व्यापार चक्र के कौन से चरण में अनैच्छिक बेरोजगारी लगभग शून्य है? ऑप्शन ए, विस्तार। अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र के कौन से चरण में अधिक गर्म कहा जाता है? ऑप्शन बी, चोटी, यानी कि पीक। 15, जब व्यापार चक्र डैश है
तो रहन सहन की लागत बढ़ जाती है। ऑप्शन सी चरम पर। व्यापार चक्र के डैश चरण में अनैच्छिक बेरोजगारी बड़े पैमाने पर होती है। ऑप्शन सी शकुंचल। डैश आर्थिक गतिविधि के निम्नतम स्तर के साथ मंदी का गंभीर रूप है। ऑप्शन बी अवसाद डिप्रेशन। 18 ब्याज दरों में गिरावट की खासियत है। ऑप्शन सी अवसाद। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार चक्र की विशेषता नहीं है? तो व्यापार चक्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए व्यापार चक्र पूरी तरह से समय पर चलता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 20 है, जहां बूम समाप्त होता है वहां क्या शुरू होता है? ऑप्शन बी मंदी। एक व्यापार चक्र का गर्त तब होता है जब डैश अपने न्यूनतम बिंदु से टकराता है। ऑप्शन डी समग्र आर्थिक गतिविधि। व्यापार चक्रों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले उद्योग कौन से हैं? ऑप्शन डी पूंजीगत समान और टिकाऊ माल क्षेत्र। कुल आर्थिक गतिविधि की तुलना में बाद में चलने वाला चर कहलाता है। ऑप्शन सी एक लैंगिक चर। संयोग संकेतक दिखाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी की। व्यापार चक्र की वर्तमान स्थिति, विस्तार के परिवर्तन की दर और संकुचन के परिवर्तन की दर। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा लैंगिक संकेतक का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निवेश की उच्च दर लाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। रोजगार का उच्च दर कुल मांग में वृद्धि और आउटपुट में वृद्धि, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। डैश के अनुसार एक व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। किसके अनुसार है? ऑप्शन बी हार्ट्रे के अनुसार एक व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भविष्य में उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करने वाली कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण व्यावसायिक चक्र दिखाई देते हैं। यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन ए निकोलस कार्डोर द्वारा काबवेब सिद्धांत। ऐसे व्यवसाय जिनके भाग्य को आर्थिक विकास की दर से निकटता से जोड़ा जाता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए चक्रीय व्यवसाय। यदि जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास दर से अधिक है तो इसका परिणाम होगा ऑप्शन बी कम आय, कम बचत और कम निवेश। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी की। केवल सूक्ष्म पहलुओं से निपटना केवल एक मानक विज्ञान और सी व्यावहारिक पहलुओं से संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। 32 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र केवल आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है, अनार्थिक घटनाओं का नहीं, तो ऑप्शन बी असत्य कथन है ये। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मूलतः व्यापक विचारधाराओं का अध्ययन है, ये भी ऑप्शन बी असत्य कथन है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विवेकपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय लेने की समस्याओं पर आर्थिक विचारों और आर्थिक विश्लेषण के प्रयोग से संबंधित है। यह परिभाषा दी गई है ऑप्शन बी एडविन मैन्सफील्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का पर्याय कौन सा है? ऑप्शन ए व्यावसायिक अर्थशास्त्र,
प्रबंध के अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का व्यवसाय प्रबंध में प्रयोग है। तो बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सत्य है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के तहत उपयोगिता को एक डैश माना जाता है। तो ऑप्शन ए गणन अवधारणा, कार्डिनल कॉन्सेप्ट। उपयोगिता को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए संतुष्ट करने के लिए एक वस्तु की शक्ति। मांग का अर्थ सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मूल्य को व्यक्त किए बिना मांग का पर्याय कोई अभिप्राय नहीं होता। यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया है? ऑप्शन बी प्रोफेसर बेनम ने। उपभोक्ता अधिशेष का नियम डैश पर आधारित है। ऑप्शन डी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर। मांग के लिए सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कार्डिनल यूटिलिटी सिद्धांत के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाजार। मार्शलियन उपयोगिता दृष्टिकोण डैश विश्लेषण है। ऑप्शन सी गणन उपयोगिता। उदासीनता वक्र उद्गम के लिए डैश है। तो ऑप्शन बी उत्तल कॉन्वेक्स। उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में है जहां बजट रेखा। तो ऑप्शन डी सही है। एक उदासीनता वक्र के लिए स्पर्श रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनता वक्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी की उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कि उदासीनता वक्र मूल में उत्तल होती है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान को मोड़ती है। और सी कोई दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उदासीनता वक्र दृष्टिकोण ग्रहण नहीं करता है। तो ऑप्शन डी उपयोगिता का कार्डिनल माप। कौन आइसोक्वेंट की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी सकारात्मक ढालान। गिफेनमाल डैश है। तो ऑप्शन ए हीन सामान, जिसे हम इंग्लिश में इंफीरियर गुड्स कहते हैं। अर्थशास्त्र में क्रय शक्ति द्वारा समर्थित इच्छा के रूप में जानी जाती है। बी मांग डैश। मांग पूर्वानुमान अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से प्रचलित व्यावसायिक परिस्थितियों से संबंधित है। ए मैक्रो स्तर। जब मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है तो इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इकाई लोचदार मांग। स्थिर लागत प्रति इकाई में भी स्थिर है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समष्टि आर्थिक अवधारणा नहीं है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यापार चक्र भी नहीं है, राष्ट्रीय आय भी नहीं है और सरकारी नीति भी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में डैश का अर्थ है आराम की स्थिति या स्थिरता। बी संतुलन। मौलिक आधार क्या है जिस पर निगमन की विधि आधारित है? ऑप्शन सी यह मौलिक मान्यताओं पर आधारित है। किस पद्धति में तर्क विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है? बी आगमन इंडक्टिव। एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन निर्धारित किया जाता है। बी उपभोक्ता वरीयता द्वारा। मूल रूप से उत्पादन फलन का संबंध है। सी उत्पादित वस्तु की कीमतों से। अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। ए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से।
दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल से। ऑप्शन बी। कॉब डगलस का उत्पादन फलन आधारित है। ऑप्शन सी। पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर। 63 समोत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर सी स्थिर रहता है। समोत्पाद वक्र की ढाल को मापने का उपकरण है। बी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। समोत्पाद वक्र का ढाल सदैव ही होता है। बी ऋणात्मक। उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात ज्यों ज्यों बढ़ाया जाता है त्यों त्यों एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन बी एफ पेहनम द्वारा। अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है। ऑप्शन बी ऋणात्मक। कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है? डी पैमाने का घटता प्रतिफल। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पर बी करेक्ट है एमपी अधिकतम होता है। जब औसत उत्पादकता गिरती है तब यह सीमांत उत्पादकता बी से अधिक होती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्था में बी एमपी ऋणात्मक होता है। घटते प्रतिफल की अवस्था को कहते हैं सी घटते सीमांत व औसत उपज की अवस्था। पैमाने की धारणा है सी दीर्घकालीन। प्रोफेसर बामोल के अनुसार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का प्रमुख कारण है वो है ऑप्शन बी परिमाणात्मक संबंध। तकनीकी बचत उदाहरण है ए आंतरिक बचत का। आंतरिक और बाह्य बचतों के कारण कौन सा उत्पन्न होता है? ए पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। सीमांत लागतों के सर्वाधिक समीप है बी परिवर्तनशील लागतें। विशिष्ट प्रयोग वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत है ऑप्शन सी 0। निम्नलिखित में से कौन सा यू आकृति का वक्र नहीं है? ए औसत स्थिर लागत वक्र। उत्पादन में परिवर्तन पर परिवर्तित होने वाली लागतें कहलाती हैं सी परिवर्तनशील लागत। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है बी इसके निम्नतम बिंदु पर। किस वक्र का परावर्तन बिंदु पहले आता है? सी सीमांत लागत वक्र का। उत्पादन बंदी का बिंदु वह है जहां एक फर्म सी परिवर्तनशील लागतों को पूरा नहीं कर सकती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काटता है ऑप्शन ए अल्पकालीन सीमांत वक्रों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये तीन सारे ही सही हैं उपयुक्त सभी की। जब LAC गिरता हुआ है तब LMC लेस देन LAC। बी जब LAC चढ़ता हुआ है तब LMC ग्रेटर देन LAC। और सी जब LAC न्यूनतम है तब LMC इक्वल टू LAC। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। जब फर्म 10 इकाइयाँ बेचकर 500 रुपये का कुल आगम अर्जित करती हैं, अब वह 11 इकाइयाँ बेचकर 530 रुपये का कुल आगम अर्जित करती हैं, तो 30 रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति है। वो होगी ऑप्शन ए सीमांत
आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। जब एक फर्म का साम्य होता है जबकि, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सीमांत आगम इक्वल टू सीमांत आय। अति अल्प काल में मूल्य निर्धारण में प्रबल भूमिका होती है। ए, मांग की। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक यह है। ऑप्शन डी, किसी एक समय पर समान माल के लिए केवल एक मूल्य। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी। बी, एक मूल्य ग्रहण करने वाली। पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है। ऑप्शन ए, सामान्य लाभ। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र होता है। ए, पूर्णतः लोचदार। किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है? ए, पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में एक फर्म तभी उत्पादन जारी रख सकती है जबकि, ऑप्शन सी करेक्ट है, उसकी ABC पूरी होती रहे। ठीक है, सी करेक्ट है इसमें। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित होती है। सी, उद्योग द्वारा। एकाधिकार की सफलता की कुंजी उत्पादन का सकुंचन है। यह कथन किसका है? ए, प्रोफेसर बेनम का। एक एकाधिकारी का मांग वक्र, ऑप्शन सी करेक्ट है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, AR लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। वास्तविक बाजार में विशुद्ध एकाधिकार नहीं पाया जाता तथा वस्तु की मांग की आड़ी लोच है। तो ऑप्शन बी अधिक बेलोचदार होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 100, यदि फर्म का मांग वक्र उद्योग के मांग वक्र के अनुरूप है तो फर्म होगी, ऑप्शन बी एकाधिकारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, अभी जो जुलाई 2021 में हुए हैं। ठीक है, तो बीकॉम के तो मैंने सारे ही सॉल्व करवा दिए हैं, तो सोचा कि अब एमकॉम के भी सॉल्व करवा दूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैं आपको करवा दूं। ठीक है व्यूवर्स, ये सारे सोल्व जो क्वेश्चन पेपर हैं, मेरी जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये सारे आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और यही क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में भी काम में आएंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और अगर आप कोई भी बीएड एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में इन क्वेश्चंस को कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।